हाँ, ठीक, चलो। देखो हम लोग जो ट्रेड यूनियंस के जो थ्योरी पढ़ते हैं सभी आ गए हैं ना? ठीक है, स्लाइड विजिबल है सर, ओके। ठीक है, मैं भी विजिबल हूँगा, मैं भी देख रहा हूँ सभी को। चलो ठीक है, खत्म करते हैं इसको, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। देखो जब हम लोग थ्योरीज की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन थ्योरीज की, तो ट्रेड यूनियन थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या कारण है इसके इंपॉर्टेंस का? ठीक है, देखो जब हम लोग ट्रेड यूनियन के बारे में बात करते हैं तो ट्रेड यूनियन की थ्योरी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो ट्रेड यूनियन बनती है वो कुछ सिद्धांतों पे बनेगा। मतलब कोई भी अगर एसोसिएशन बन रहा है ना कहीं भी, ठीक है, वो कुछ सिद्धांत के ऊपर में काम करता है, कुछ फिलॉसफी के ऊपर में काम करता है। अब थ्योरीज जो है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कि ट्रेड यूनियन कैसा होना चाहिए, इसका पर्पस क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल में ट्रेड यूनियन जो है उस मतलब वो किस तरह से वर्कर्स की हेल्प करे, ठीक है, वो ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैसे हेल्प करता है। तो सब स्कॉलर्स ने, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं एक्चुअली, और सब ने अलग अलग तरीके से इस ट्रेड यूनियन को डिफाइन करा है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर जो है ट्रेड यूनियन को बहुत सारे, ट्रेड यूनियन की बहुत सारी थ्योरीज है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन। अब इससे क्वेश्चन आया था जी सर, इससे आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 2020-21 वाला जो पेपर हुआ है ईओ एंड एओ वाला, ठीक है, उसमें आया हुआ है ट्रेड यूनियन से क्वेश्चन। ट्रेड यूनियन से 2023 वाला जो एपीएफसी का पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इवन 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्रेड यूनियन से। लेकिन जो ट्रेड यूनियन का जो, जैसे अभी आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, बेसिक थ्योरीज वगैरह सब, या कॉन्सेप्ट है, या फिर आपका ये हो गया, ठीक है, एम, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। सुबह वाला हो सकता है क्लास जिन बच्चों ने लिया होगा उसमें बहुत सारे को लगा होगा यार क्या है, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल एक्ट वगैरह सब है वो नहीं पढ़ा रहे हैं। सब करवाना है, सब करना है, ठीक है, आपको, मुझे भी सारा करवाना है, आपको भी सारा करना है, बट धीरे धीरे, एक ही दिन में सब नहीं, हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत जगह पे ऐसे मिलेंगे, सिर्फ ट्रेड यूनियन जो आपका एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वो करवा दिया, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐड कर दीजिए सर। ठीक है पुतिन, आपके बहुत सारे डिमांड है, एक दिन में फुलफिल नहीं होगा सारी चीज़ें। ठीक है, ऑब्वियस चीज़ें, मतलब एक तो डीप करवाना पड़ता है क्योंकि कुछ अगर ना आए या कुछ अगर ऐसा छूट जाए और पता चला उससे क्वेश्चन आ गया तो फिर बाद में फिर आप ही लोग बोलोगे कि सर ये से ये आपने बोला था नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ दे दिया, फिर यहाँ से दे दिया, फिर वहाँ से दे दिया। ठीक है, इसलिए इस तरीके से करवाना जरूरी है कि आपका एक्चुअल में पर्पस जो है कि पेपर में क्वेश्चन हिट हो वो सार्थक होना चाहिए। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ एडजस्ट कर सकते हो वहाँ वहाँ थोड़ा कर लेना। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, करवा दूंगा मैं वो, एक्चुअल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैराथन चलेगा। ठीक है, सिलेबस खत्म करने दो इस बार। ठीक है, उसके बाद मैं मैराथन चल लूंगा क्लासेस। ठीक है, तब मजा भी आएगा आप लोगों को करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो थ्योरीज है, ठीक है, ट्रेड यूनियन के ऊपर में तो बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरीज है जो आपको पढ़ना है, और इन थ्योरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, ठीक है, वो है वेब थ्योरी। ठीक है, वेब थ्योरी, वेब्स थ्योरी, बहुत कोई वेब्स बोलता है। ठीक है, चलो, अच्छा एक सुबह वाली क्लास किसको किसको बोरिंग लगी है बताना। मॉर्निंग वाली क्लास जो थी वो किसी को बोरिंग लगी है, लगा है कि यार ये सब बड़ा इजी सा चीज है, बहुत इजी है, ये सब तो पता ही है, कोई है ऐसा? है तो साफ साफ बोल सकता है कि हाँ सर ये बोरिंग लगी है। ठीक है, क्योंकि मैंने बाद में रियलाइज करा, ओके सर स्लाइड के लास्ट में प्रीवियस ईयर कोर्स ऐड कर देंगे तो में हेल्प होता है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ये मैं करूंगा, ये मैं लॉ वगैरह सब जब करवाऊंगा ना, एक्ट करवाऊंगा तो उसमें मैं करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो तो मतलब समझ लो कि वो तो एक तरह, नो सर इट वाज नॉट बोरिंग, ओके। ठीक, ठीक है अरुण, मुझे लगा कि वही बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, एम पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करे हुए थे, तो मुझे लगा कि जो नए जिन्होंने कोर्स परचेज करा हुआ है उन्होंने जब ज्वाइन करा होगा तो उन्हें लगा होगा क्या यार ये तो बेसिक सा पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक्ट वगैरह सब तो आया ही नहीं। ठीक है, अभी बहुत एक्ट है, एक से एक परेशान हो जाओगे कि सर इतना एक्ट है कैसे करें। ठीक है, तो एक उसका भी एक उपाय कर रहे हैं हम लोग, जो आपको एक लास्ट में जब जब आपका पूरा ये इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है, जब खत्म हो जाएगा, रिलेशन वाला नहीं, इंडस्ट्रियल लॉ वाला जब खत्म हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद सारे लॉ का आपको एक ये मिलेगा, जैसे होता है ना कंपैरिजन वे में,
कि इस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन है, इस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन, एक चार्ट टाइप का, ठीक है। बस प्रिंट निकालो इसका और फिर पढ़ना शुरू कर दो उस चीज को, मतलब उसको देखोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। वो जरूरी भी है, ठीक है। वो मैं करूंगा क्योंकि वो एक्चुअल में जब मैं अपने टाइम में था तो मुझे भी ये चीज फील हुआ था कि नहीं, ये चीज कॉम्परेटिव वे में ज्यादा जल्दी याद होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। चलो वेव्स थ्योरी पे आते हैं। वेव्स थ्योरी जो है हमें कुछ चीजें कहता है, पहले तो समझना पड़ेगा वेव्स, WEBBS, ठीक है। वेव्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन, बेसिकली वेव्स जो है दो कपल है, ठीक है। एक का नाम है सिडनी वेव, ठीक है, SIDNEY, सिडनी वेव, और दूसरा का नाम है बेट्रिस, ठीक है, BEATRICE, बेट्रिस। यहां पे लिखा नहीं, हाँ लिखा हुआ है सिडनी एंड बेट्रिस वेब, ठीक है। दो लोग हैं, सिडनी एंड बेट्रिस वेब, दोनों कपल हैं। फ्लो चार्ट टाइप, ओके, हाँ जी, फ्लो चार्ट टाइप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्ट वाले में, ठीक है। बहुत समझ लेना कि एग्जाम टाइम में वो आपका संजीवनी बूटी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, तो इन दोनों ने, ठीक है, इन दोनों ने ही मिलकर के वेब्स थ्योरी को दिया है। वेब्स थ्योरी पे जो वेब्स थ्योरी पे जो ये दो कपल हैं, इन्होंने बुक लिखी हुई थी, उस बुक का नाम था इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को हम लोग बाइबल ऑफ द ट्रेड यूनियन कहते हैं, ठीक है। इन दोनों ने मिलके जो बुक लिखा था ट्रेड यूनियन पे, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइबल ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, बाइबल ऑफ ट्रेड यूनियन कहते हैं। कौन सी बुक थी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बुक का नाम, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखो, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जैसा नाम है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि इनका कहना था कि एक्चुअल में ट्रेड यूनियन जो है वो डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया, नेशन लेवल पे काम होता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब सभी को मालूम है कि जो जो पीपल हैं, जो वहां के लोग हैं, वो अपने नेता को इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन था, यहाँ पे जो वेब्स थ्योरी है, वेब्स थ्योरी ने बोला कि एक्चुअल में जो ट्रेड यूनियन है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। एक्सटेंशन को हिंदी में क्या कहते होंगे, ठीक है, मतलब एक तरह से मतलब समझ लो कि डेमोक्रेसी का ही एक रूप है, ठीक है, डेमोक्रेसी का ही एक मार्क्सिस्ट, हाँ मार्क्सिस्ट आएगा अभी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है वेब्स, मार्क्सिस्ट उस समय देख रहा था मैं, लेकिन मैंने याद है मैंने बोला था कि एक थ्योरी यहाँ पे मिसिंग है वेब का, ठीक है, तो वो मैंने ऐड करा हुआ है, ठीक है। मतलब जिसने पीपीटी बनाया हुआ था उसने वेब थ्योरी को ऐड नहीं करा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसे ऐड करा है। इसके बाद शायद मार्क्सिस्ट है, देख लेंगे अभी, ठीक है। वेब्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या मैं बोल रहा था, मैं भूल गया, हाँ देखो, वेब्स ने बोला कि जो एक्चुअल में ट्रेड यूनियन होता है ये डेमोक्रेसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, डेमोक्रेसी का एक भाग है। जैसे कि डेमोक्रेसी जो है वो किस लेवल पे काम करती है, पॉलिटिकल लेवल पे काम करती है, तो ये जो पॉलिटिकल लेवल है यहां से ये निकल करके इंडस्ट्रियल लेवल पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। वेब थ्योरी क्या कहती है, वेब थ्योरी कहती है कि जो ट्रेड यूनियन होगा, ये ट्रेड यूनियन एक्चुअल में एक एक्सटेंशन होगा किसका, डेमोक्रेसी का, एक एक्सटेंशन होगा डेमोक्रेसी का, ठीक है, जो पॉलिटिकल एरिया से निकल करके, ठीक है, कहां पे अप्लाई होगी, पॉलिटिकल स्फेयर से या पॉलिटिकल एरिया से निकल करके इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल स्फेयर में अप्लाई होगी, ठीक है। जब हम लोग वेब्स थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको यह जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में इन्होंने कौन कौन सी चीजों को एम्फेसाइज करा, ठीक है। तो वेब्स थ्योरी ने सबसे पहले, जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देखा कि ट्रेड यूनियन जो है एक्चुअल में वो क्या है, एक एसोसिएशन है जो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। वेब ने बोला कि भाई ये टेम्पररी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये हमेशा परमानेंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स है, इसको लिख के रखना, ठीक है, ये काम आएगा, ठीक है। तो जो वेब का कहना है, वेब्स का कहना है कि जो ट्रेड यूनियन है एक्चुअल में एक परमानेंट कंटिन्यूअस एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आपसे बोल दे कि वेब्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन के क्या फीचर्स हैं, तो पहला फीचर है कि जो परमानेंट कंटिन्यूअस
एसोसिएशन, ठीक है, परमानेंट कंटिन्यूअस एसोसिएशन होता है, ठीक है। परमानेंट का मतलब हो गया स्थायी, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार चले, और एसोसिएशन का मतलब संगठन, ठीक है। अब देख लेना इसमें हिंदी में कहां लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है यहां पे, ठीक है। चलो, तो वेब्स थ्योरी कहती है कि एक्चुअल में ट्रेड यूनियन क्या है, परमानेंट कंटिन्यूअस एसोसिएशन है, और इसका जो मेन पर्पस है, जो मेन काम है इसका, वो क्या है, वर्कर्स के लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना, ठीक है। किसके लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना, वर्कर्स के लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना। और वर्कर्स के लिए इन्होंने एक स्पेशल टर्म लिया है, वेज अर्नर्स का, ठीक है। वेज अर्नर मतलब वेतन कमाने वाला, ठीक है, वेतन कमाने वाला, ओके, ठीक है, ठीक है, वेतन कमाने वाला, वेज अर्नर्स। तो यानी कि एक्चुअल में वेब्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन इज अ परमानेंट कंटिन्यूअस एसोसिएशन, और ये जो एसोसिएशन होगा, ये जो संघ होगा, वो वेज अर्नर्स का होगा। और जो मेन पर्पस है, जो प्राइमरली जो मोटिव है इसका, वो क्या है, मेंटेन करना और इंप्रूव करना, किस चीज को, वर्किंग लाइफ्स को। मतलब वर्किंग लाइफ्स किसकी होगी, वर्कर्स की। तो वर्कर्स के लाइफ्स को इंप्रूव करना, उसे मेंटेन करना, उसे प्रोटेक्ट करना, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। देखो यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये सारे जो पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, ये आप कहीं पे अगर बुलेट पॉइंट्स बनाओगे ना, तो ये ज्यादा काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। क्योंकि एक्चुअल में यही पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू वेब्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे ही आया लास्ट टाइम, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन उठा करके देखोगे ना, तो इसी टाइप का है, इसी फॉर्मेट का है, ठीक है। चाहे आप मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन ले लो, लेबर लॉज ले लो, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ले लो, ठीक है। इसके अलावा आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे गए हैं, ठीक है। आपका आईएफएस वाला जो टॉपिक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या आर्ट एंड कल्चर, उसका भी सेम फॉर्मेट है। मतलब पूरा का पूरा यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करा है। अब यूपीएससी समझ के जो एसएससी वाले स्टूडेंट है, वो उनको डरना नहीं है। एक्चुअल में यूपीएससी पैटर्न फॉलो करा है, इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट पे पकड़ आपकी कितनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि फैक्ट बेस्ड जो है मैं 1000 पॉइंट्स अगर लर्न कर लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन सेट हो जाएगा, वो चीज नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है। एक बार समझ गए ना, तो जैसे भी घुमाएगा आप घूम जाओगे वहां पे कि हाँ, मेरे को ऐसे ही घूम करके आप निकाल लोगे क्या है इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन अगर फैक्ट सिर्फ लर्न करके जाओगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वेब्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन कहता है कि एक्चुअल में ट्रेड यूनियन इज अ परमानेंट कंटिन्यूअस एसोसिएशन, और ये जो एसोसिएशन होगा वो किसका होगा, वेज अर्नर का होगा। और जो प्राइमरली मोटिव है इसका, वो क्या है, ये जो फोकस करेगा, वो किस पॉइंट पे फोकस करेगा कि जो वर्किंग लाइफ्स है वर्कर्स की, वो इंप्रूव होनी चाहिए, वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे जो अब यहां पे कुछ पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ है, आई थिंक। ठीक है, एक मिनट मुझे पढ़ना तो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू देम द कोर पर्पस ऑफ द ट्रेड यूनियन इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, ठीक है, टुगेदर नेगोशिएट द ये सब ठीक है, सब जनरल टॉपिक द वेब्स एम्फसाइज ऑन द emphasizes that the unions are not, ठीक है, ये वही बताया हुआ है, कुछ नहीं है, established फंड, ठीक है। आपको कहीं पे नोट डाउन करना है जो मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, आप कहीं पे नोट डाउन करो एक तो ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करो, ठीक है। एक पॉइंट है वेब्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन का, कि दिस थ्योरी कंप्लीटली सपोर्ट्स मार्क्स थ्योरी, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स का थ्योरी है, इस थ्योरी को ये कंप्लीटली सपोर्ट करता है, ठीक है, थ्योरी को सपोर्ट करता है। और क्या सपोर्ट करता है, अब चूंकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी को सपोर्ट करता है, यानी कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी अभी हम लोग देखेंगे, मार्क्सिस्ट थ्योरी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो मार्क्स ने क्या बोला था कि जो पूरी सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो क्लास में डिवाइडेड है, यानी कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, किसी सोसाइटी के अंदर, ये उसके फेवर में, ये मतलब जानता है, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये थ्योरी कहती है कि हाँ,
जो सोसाइटी है वो दो क्लासेस में, दो वर्ग में डिवाइडेड है। एक हो गया कैपिटलिस्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया पुअर और वर्कर पीपल, ठीक है, वर्कर्स, ठीक है। तो यानी कि अब जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक जो है, मतलब जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी ग्रुप है, ठीक है, वो शोषण करता रहेगा, एक्सप्लॉइट करता रहेगा वर्कर्स का। इस चीज को ये थ्योरी सपोर्ट करती है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेवर ऑफ, ठीक है, फेवर कहना गलत हो जाएगा, फेवर तो मतलब हो गया, ठीक है, ऑल्सो एक्नॉलेज्ड द क्लास एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी। अब अगर आप मार्क्स थ्योरी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये टर्म मिल जाएगा। तो अगर ये चीज भी ध्यान में रखोगे कि वेब्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो मार्क्स थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो जब इसको सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिक ये चीज मानेगा कि जो है पूरी सोसाइटी जो है वो दो क्लास में डिवाइडेड है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन मार्क्स थ्योरी से थोड़ा सा डिफरेंट है ये थ्योरी, क्योंकि मार्क्स थ्योरी जो बोलती है, मार्क्स थ्योरी में भी हम लोग आएंगे। एक्चुअल में सुतप्पा ने ठीक ही कहा, पहले इसको लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पहले लिया। मार्क्स थ्योरी ये बोलती है ना कि भाई जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन है, या फिर जो ट्रेड यूनियन है, ये ट्रेड यूनियन का पर्पस सिर्फ वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन को बेटर करना नहीं है। इसका मतलब इसका जो दायरा होना चाहिए, ट्रेड यूनियन का दायरा, वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, जिसमें सोसाइटी के अंदर जो इक्वालिटी वाला जो फीलिंग है वो भी आना चाहिए कि मुझे सिर्फ वर्कर्स के लाइफ स्टाइल को बेटर नहीं करना, मुझे इक्वालिटी लेकर के आना है समाज में, ठीक है। ये कहता है मार्क्स थ्योरी, लेकिन इस चीज को ये थ्योरी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वेब थ्योरी कहता है कि भैया एम्प्लॉयर है वो अपनी जगह पे है, एम्प्लॉय जो है वो अपनी जगह पे है, और दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चलेगा। यानी कि ये थ्योरी बोल रहा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जायज है, वो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वेब्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन है ये किसको सपोर्ट करता है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। डिलीट कर दिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पढ़ा था अभी, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो, इसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स है, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं इस चीज को, ताकि रिवीजन भी हो जाए, याद भी हो जाए आप सभी का, ठीक है। वेब्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन, वेब्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन जो है एक्चुअल में दो लोगों ने दिया, किसने किसने, सिडनी और बेट्रिस वेब ने, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, विच इज ऑल्सो नोन एज द बाइबल ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक्चुअल में इनके अनुसार, वेब्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो ट्रेड यूनियन है वो एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है। कंटिन्यूअस एसोसिएशन का मतलब ये जो ट्रेड यूनियन है, एक्चुअल में ट्रेड यूनियन के बहुत सारे डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है कि जो ट्रेड यूनियन होगा वो आपका टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी कहती है कि टेम्पररी नहीं होना चाहिए, ट्रेड यूनियन एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन होना चाहिए, और ये जो एसोसिएशन होगा वो किसका होगा, वेज अर्नर्स का होगा, जिसके द्वारा वे अपनी वर्किंग लाइफ स्टाइल को, वर्किंग लाइफ्स को जो है वो मेंटेन करते हैं, मेंटेन करेंगे और इंप्रूव भी करेंगे, ठीक है। ये कौन कह रहा है, ये वेब्स थ्योरी कह रही है। इसके अलावा, ठीक है, ये डेफिनेशन कुछ और भी कहता है। क्या कहता है, चूंकि डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है ये थ्योरी, तो ये कहता है कि जो ट्रेड यूनियन है वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी के एक एक्सटेंशन के जैसे काम करता है, जो पॉलिटिकल स्फीयर्स पे ना होकर के इंडस्ट्रियल स्फीयर पे होता है, ठीक है। परमानेंट एसोसिएशन होगा, और एक ऐसा एसोसिएशन होगा जो स्टेबल होगा, लॉन्ग रन के लिए होगा, ना कि टेम्पररी होगा, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया सभी को। सर एक बार कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन कर दीजिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होगा, बस अभी इतना समझो। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब हो गया, जैसे कोई भी डिमांड है, चाहे वर्कर्स की डिमांड हो या फिर एम्प्लॉयर के साथ साइड से जो है कुछ स्पेसिफाइड करा गया है, तो अब इन दोनों के कारण जो है एक डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या ट्रेड डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। तो अब ये डिस्प्यूट हो सकता है आगे चल के विराट रूप ले ले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो है
दोनों पक्ष, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पक्ष दोनों बैठते हैं, इवन एक गवर्नमेंट अथॉरिटी भी बैठती है, जिसके कारण ट्रिपरटाइट यहां पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मतलब गवर्नमेंट जो न्यूट्रल साइड है, ना एम्प्लॉयर के साइड से है ना एम्प्लॉय के साइड से है, जो लीगल जो चीजें हैं बस उसको वो सपोर्ट करेगी। ठीक है, एम्प्लॉयर बैठा, मतलब एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव बैठा और जितने वर्कर्स काम करेंगे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। ठीक है, अब जो है एम्प्लॉयर अपने पक्ष रखेगा कि भैया ये चीजें हैं, जैसे मान लो कि वर्किंग आवर्स जो है ये कम करने की बात हो रही है। ठीक है, वर्कर्स चाह रहे हैं कि वर्किंग आवर जो 10 घंटे की है इसे घटा करके 7 घंटे किया जाए। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है वो बोलेगा नहीं 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 10 घंटे ही होगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए हमें, टाइम उस तरीके का है, डिमांड उस तरीके से है। ठीक है, आपकी सैलरी हो सकता है बढ़ा दी हो, तो ये भी पॉइंट रख सकता है, आपकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है इसी कारण से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वर्कर्स है वो अड़े हुए कि नहीं 10 घंटा सब बहुत ज्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे होता है ना यहाँ पे। तो अब जो गवर्नमेंट जो अथॉरिटी होगी वो दोनों का साइड सुनेगी और जो सही डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि वर्कर की इफिशियंसी बढ़ाने पे काम की जाए, हो सकता है कि एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब सिंपल सा वर्ड में समझो अभी, नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन, नेगोशिएट करना, म्यूचुअल नेगोशिएशन, वेरी गुड सुतप्पा। ठीक है, म्यूचुअल मतलब आपस में समझदारी। ठीक है, आपस में समझदारी का मतलब जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे जो ये बोलेंगे नहीं जो क्लास की जो टाइमिंग होगी वो एकदम फर्म होनी चाहिए, इतने बजे मतलब इतने बजे। ठीक है, फिर अब नेगोशिएशन कैसे होगा? मैंने बोला कि देखो इतने बजे तो होगी कंफर्म है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल इशू हो गया, जैसे कल मेरी मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों का जो ऐप है ये इतने देर तक जो है बग फिक्स करने में लग गया पूरा, मतलब काफी देर, 1-1:30 बजे शायद मैंने आप लोगों को मैसेज करा है रात में कि जो है अब रिजॉल्व हो गया। और समझो कि जो टेक्निकल टीम थी हमारी वो पूरे 1:30 बजे तक काम कर रही थी कि क्या हो गया। ठीक है, सर्वर इशू था, AWS का जो हम लोगों का सर्वर है तो वो क्रैश कर गया था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, हम लोगों ने बताया आपको कि देखो ऐसे ऐसे होता है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हुआ, कभी पीपीटी बनने में लेट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें उस तरीके से रिप्रेजेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के चीजें आप तक डिलीवर होती हैं सही तरीके से। ठीक है, पूरा का पूरा किताब छाप देंगे तो सीधा बात है, आप ही लोग में से कुछ लोग बोलेंगे भैया ये दिखा दो, इससे अच्छा किताब ही दिखा दो। ठीक है, किताब खोल के पढ़ा दो वो भी चलेगा। ठीक है, तो चीजें उस तरीके की होनी चाहिए जो आपके काम की हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपके सिलेबस में नहीं है, उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस तरीके से समझाना है। ठीक है, चलो, तो यही है कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे वेब थ्योरी के सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसके अलावा जो है, हाँ, क्या सपोर्ट कर, कौन सी थ्योरी को ये थ्योरी सपोर्ट करती है? तो मार्क्स थ्योरी को। ठीक है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ये थ्योरी सपोर्ट करती है और क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करती है। चलो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके इसके जितने थे सब मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं दूसरा थ्योरी। ठीक है, 1 नंबर है, गलती से हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर होगा। ठीक है, ये दूसरा थ्योरी है। अब जिन लोगों ने पहले मेरी वीडियोस देखी है, जो लगातार हैं, बहुत सारे लोग लगातार हैं और मैं सबको जानता हूं कि कौन कौन सा लगातार है, तो प्लूरलिस्ट या प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ठीक है, तो आपको फटाफट बताना है कि प्लूरलिस्टिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्लूरलिस्टिक का मतलब क्या होता है? संभव ने बोला हुआ है प्लीज गिव मी बुलेट पॉइंट्स। अभी तो बता दिया उतने सारे पॉइंट्स, उसी को बुलेट बना लो, हो गया खत्म, बुलेट पॉइंट्स हो गया। चलो, पुतीन, सुदप्पा, अरुण, आशीष बहुत दिन से गायब है, आशीष नहीं आ रहा है लाइव सेशन में। चलो, जल्दी से बताओ, प्लूरलिस्टिक जो प्रिंसिपल था इंडस्ट्रियल रिलेशन में वो क्या कहता था? डिफरेंट ग्रुप्स, वेरी गुड, पुतिन का पहले मैसेज आ गया। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल जब भी हम लोग जानेंगे तो उसने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही थी, मतलब 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, अगर वो वर्ड याद रहा ना तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में कभी भी। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप, विकास रेड्डी ने भी बोला। एक और पॉइंट इन्होंने बोला है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स दिया, कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचर क्या होता है ये बताओ। ठीक है, प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या होता है, जल्दी से बताओ। एम्प्लॉयर
वॉज प्रॉफिट एंड वांट प्रॉफिट एंड कंट्रोल, नहीं ठीक है, वो तो नेचुरल थ्योरी हो गई। प्लूरलिस्टिक अप्रोच में दो इंपॉर्टेंट ग्रुप चीजें हैं, एक है मेरा डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप होता है ये, चलो ठीक है। नेचुरल, वेरी गुड, ठीक है, एक का मैसेज आया है, बाकी सब नहीं पढ़ रहे हैं सही से। देखो प्लूरलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला, अभी इस पे आते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। प्लूरलिस्ट आ गया ना तो समझ लेना कि वही चीज से जुड़ा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। संभव ने भी बोला नेचुरल एंड इनएविटेबल, ठीक है। देखो क्या है प्लूरलिस्टिक थ्योरी जो है, ये पहले प्लूरलिस्टिक अप्रोच में जाते हैं। प्लूरलिस्टिक अप्रोच में इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वो दो चीजें बताता है। वो पहला बोलता है कि जो ग्रुप है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो आपके एक्टर्स होते हैं उनका कभी भी एक मत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई का एक अलग माइंडसेट है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड है, और इन ग्रुप्स का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे एम्प्लॉयर एक अलग ग्रुप हो गया, एम्प्लॉई एक अलग ग्रुप हो गया, एम्प्लॉइज जो है, जो वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स में भी अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं अलग अलग इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो पहला जो इसका पॉइंट था वो था कि जो जो डिफरेंट ग्रुप होंगे, इन डिफरेंट ग्रुप्स के अलग अलग इंटरेस्ट होंगे। अब चूंकि अलग अलग इंटरेस्ट होगा तो मतभेद होना तो स्वाभाविक है, कॉन्फ्लिक्ट होना तो नेचुरल है। तो जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो बोल रहा है कि जो है कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेचुरल होता है, ठीक है। तो दो पॉइंट कहता है हमेशा, प्लूरलिस्ट वर्ड आएगा तो याद रखना डिफरेंट ग्रुप आएगा या डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग आएंगे, और दूसरा जो होगा कॉन्फ्लिक्ट्स इज नेचुरल। उसी के भी यहाँ पे प्लूरलिस्टिक थ्योरी या प्लूरलिस्ट थ्योरी यहाँ पे बनता है। प्लूरलिस्ट थ्योरी जो देने वाला था वो अलान फ्लेंडर था, ठीक है, अलान फ्लेंडर, मैं लिख दे रहा हूं, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, DER, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछेगा कि किसने दिया, मैं आपको बस बता रहा हूं, अलान फ्लेंडर, और एक और नाम है अलान फॉक्स, और भी लोग थे शामिल लेकिन ये दो मेन थे, ठीक है, अलान फ्लेंडर एंड अलान फॉक्स, ठीक है। अब ALL है कि AL है ये मुझे याद नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी या प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन ये देने वाला कौन था, तो अलान फ्लेंडर एंड अलान फॉक्स, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल इंटरेस्ट वाली ग्रुप होते हैं, जैसे अभी देखा हम लोगों ने, जैसे एम्प्लॉयर हो गया या फ्लेंडर एंड फॉक्स, हाँ वेरी गुड, फ्लेंडर एंड फॉक्स, हाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं, फनी भी हो गया थोड़ा, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मल्टीपल इंटरेस्ट वाले ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयर वाला ग्रुप हो गया, वर्कर्स वाला ग्रुप हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज भी है, ठीक है, वो भी एक तरह का ग्रुप हो गया। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबको कुछ ना कुछ चाह रहा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, स्वाभाविक होगा। तो ट्रेड यूनियन जो है एक्चुअल में एक लीगल, एक लेजिटिमेट जो है बॉडी होती है, जो इन ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट होते हैं, इन सभी इंटरेस्ट के बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टेब्लिश करा जाता है, ताकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो सुचारू रूप से चल सके। कोई नया पॉइंट इसमें नहीं बोला गया है, ठीक है। अगर देखोगे अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी है उसी के बिहाफ पे ये यहाँ पे वही फॉर्मेट बना हुआ है। बस मैंने जैसे बोला कि जैसे मैंने बोला ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ जो थ्योरी है, ठीक है, बेसिकली ये थ्योरी का पर्पस क्या है, ये थ्योरी का पर्पस है कि जब कभी भी ट्रेड यूनियन को स्टेब्लिश करा, जैसे मान लो जैसे स्टूडेंट यूनियन आप लोगों ने स्टेब्लिश करा, ठीक है। अब स्टूडेंट यूनियन जो है वो मतलब इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, चलो कोई और लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जितने भी एडवोकेट्स हैं उनका एक यूनियन बन गया, ठीक है। तो अब एक्चुअल में जब भी कुछ बनता है ना, जब भी किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि इस सिद्धांत पे वो काम करेगा। अब यहाँ पे जितनी थ्योरीज हैं अलग अलग तरह की, इनमें से किसी भी थ्योरीज को वो फॉलो करके ये ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, या फिर नहीं भी फॉलो करा, आपने पहले बना दिया, तो जब आप इसे लेजिटिमेट करोगे, ठीक है, जब आप इसका लीगल प्रोसेस में जाओगे, इसका रजिस्ट्रेशन करोगे। अभी हम लोग जो ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 है उसमें सब कुछ पढ़ेंगे कि ट्रेड यूनियन में जो है मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियन बन रहा है तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, गवर्नमेंट क्या कह रही है, ठीक है, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चार्जेस वगैरह सब क्या लिए जाते हैं,
ठीक है, ये सब चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी लंबी होगी। ठीक है, खाना वाना जो भी है अपना टिफिन विफिन सब लेकर के बैठना घर पे। ठीक है, वो भी लंबी होगी, उसमें उसमें भी मजा आएगा, उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या कहता है? प्लूरलिस्ट थ्योरी कहता है कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये सब एक अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग हैं, सबका अपना अपना ग्रुपिंग है और हर किसी का को जो है खुश रखना संभव नहीं है। ठीक है, सब और तो और कॉन्फ्लिक्ट जो होगा इनके बीच में वो स्वाभाविक है। तो बेटर होगा कि जो ट्रेड यूनियन एक्चुअल में जो बनता है वो ट्रेड यूनियन में इन सभी लोगों की साझेदारी हो, ये सभी लोग अपना मत दें और एक कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा जो है एक जो है पीसफुली इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है लेकर के चलें। ठीक हो गया? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है मेरा मार्क्सिस्ट थ्योरी। ठीक है, अगर हम लोग मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें, ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें तो मार्क्सिस्ट थ्योरी कहता है, जैसा मैंने पहले बोल दिया है तो इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, याद हो गया होगा। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी कहता है कि जो सोसाइटी है ये सोसाइटी दो ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, पूरी सोसाइटी जो है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी सर, जी सर किस बात पे आ रहा है? ठीक है, कि लोग कम हो गए, 9 थे 7 हो गए, 2 कहाँ गए? अच्छा, निकिता ने ज्वाइन करा हुआ है अभी। निकिता, आपने डाउट्स लिए थे? आपका कुछ आपने कुछ क्वेश्चंस करा था इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है, मैंने बोला था कि आप जो है पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं समझ सकूं। पता नहीं आपने करा कि नहीं करा। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मार्क्स थ्योरी क्या कहता है? मार्क्स थ्योरी कहता है कि जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्चुअल में एक रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। कौन कौन से क्लास का? तो दो अपोजिंग क्लास का, अपोजिंग या अपोजिट कह लो, दो अपोजिट क्लास का। इसमें से एक जो क्लास है वो ऑनर का होता है या कैपिटलिस्ट का होता है। ठीक है, अब ये जो ऑनर या जो कैपिटलिस्ट होता है बेसिकली इसके पास सारे रिसोर्सेस हैं, हर तरह का रिसोर्सेस है इसके पास। ठीक है, वेल्थ है इसके पास, संपत्ति है, और एक्चुअल में जो इंडस्ट्री का जो मेन मालिक है वो यही है। ठीक है, जो दूसरा जो क्लास है, ठीक है, वो वर्कर्स का क्लास होता है, और ये जो वर्कर्स का क्लास होगा बेसिकली इसके पास जो है लिटिल मनी होगी या फिर मनी होगी ही नहीं। ठीक है, पैसे होंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन क्या है? तो ट्रेड यूनियन इन वर्कर्स के लिए, ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान है, ठीक है, जो वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। ठीक है, अब वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है का मतलब क्या हुआ? अब चूंकि एक के पास सारा रिसोर्सेस है तो वो दूसरे पे क्या करेगा? दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा, वो उसे उसे और उससे और लेना चाहेगा। यही होता भी है मैक्सिमम जगहों पे। अगर आप देखोगे कि जो अमीर रिच पीपल हैं या फिर जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो चाहते हैं कि मुझे, एक्चुअल मेंटेलिटी यही ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना। अब प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए जहां जहां से बचेगा वहां वहां से बचाएंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का लॉ अभी थोड़ा सा ढीला हो गया तो ऑब्वियस है कि वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि मुझे कहां कहां से बचाना है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी में जो अंबानी ने किया था कि कुछ समथिंग 1000 ऑफ वर्कर्स को रिट्रेंच कर दिया था। ठीक है, बेटे की शादी के टाइम में। ठीक है, न्यूज था कि नहीं आप लोगों के पास? होगा ही, सबको मालूम है। ठीक है, सभी को मालूम है ये चीज। ठीक है, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन एक्चुअल में क्या हुआ? ट्रेड यूनियन एक्चुअल में वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने का एक जरिया है, एक साधन है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। देखो, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहती है कि एक्चुअल में जो दो अलग अलग क्लास है, ठीक है, दो अलग अलग क्लास मतलब एम्प्लॉयर्स है और एम्प्लॉय है, इन दोनों का,
ठीक है, ये जो दोनों क्लास होंगे, ये दोनों क्लास का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, और कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये तभी जाकर के क्या बोलेंगे, ठीक हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट को ठीक किया जा सकता है जब सबके दोनों के बीच में, दोनों साइड के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अगर हो रहा है, पार्टिसिपेटिव मतलब जो पार्टिसिपेंट है अगर वो सही से मैनेज कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है, जो टीम वर्क है वो अगर सही से कर पा रहे हैं, कोऑपरेशन सही से हो रहा है, तभी जाकर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, मेन फोकस जो है आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का, वो ये है कि रिजॉल्व हाँ, रिजॉल्व हो। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो, रिजॉल्व हो। तो जो मेन फोकस होता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का, वो ये होता है कि जो साइकोलॉजिकल नीड है, ठीक है, जो सोशल नीड है वर्कर्स की, वो फुलफिल होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक नीड। जैसे बहुत बार लगता है ना कि जैसे अगर मान लो कि देखो साइकोलॉजिकल, आप अगर देखोगे ना तो बहुत कुछ चीज साइकोलॉजिकल है। ठीक है, हमें लगता है कि ये चीज होगा तभी जाकर के चीजें सही हो पाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अगर थोड़े से लो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका लो है, ठीक है, कम है, तो वो साइकोलॉजिकल इतना टेंस रहते हैं कि यार मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, मैं कैसे रिजल्ट कर सकता हूँ। अब एक और एग्जांपल याद आया, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, बहुत किसी को लगता होगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो पता नहीं मैं एसएससी या और भी एग्जाम कैसे क्लियर करूंगा, उसमें तो इंग्लिश पूछ लेता है। ठीक है, एक और मेंटेलिटी है जो मैथमेटिक्स है या जो साइंस स्ट्रीम से आए हैं, तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे जैसे हम लोग साइंस स्ट्रीम से थे, तो जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए उतरे, तो जैसे हम लोगों का जो फ्रेंड वगैरह सब था, ठीक है, वो लोग कहता था कि यार तू तो मतलब साइंस बैकग्राउंड से है, तेरा मैथ्स है तो ऑब्वियस है कि तेरा मैथ्स स्ट्रांग होगा ही, यही कारण है तेरा मैथ स्ट्रांग होने का। ठीक है, तो ये एक अलग चीज हो गई। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो एकेडमिक फेज एक अलग है, एकेडमिक चीजें करने का या एकेडमिक मैथमेटिक्स करने का उसका अप्रोच अलग होता है, कंपटीशन का एक अलग अप्रोच होता है। हम लोग कंपटीशन वाला चीज उसमें नहीं डाल सकते, एकेडमिक में नहीं डाल सकते, एकेडमिक वाला कंपटीशन में नहीं घुसा सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल है। मतलब साइकोलॉजिकल अगर आप स्ट्रांग होगे ना कि नहीं, सिचुएशंस कुछ भी हो, मैं अपना मेहनत करूं दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, चीजें टाइम टू टाइम, मतलब थोड़ी सी हो सकता है डिले होंगी, ठीक है, लेकिन वो चीजें होंगी, वो चीजें लर्न होंगी। जैसे अब देखो एक और मेंटेलिटी होती है बहुत, जब मैं वोकैबुलरी याद करता था अपने टाइम में, तो मुझे लगता था हमेशा यार मेरी रटंत विद्या वाली पावर है नहीं, ठीक है, मतलब मेरे से होगा नहीं ये चीज, वोकैबुलरी याद नहीं होगी। कारण क्यों, क्योंकि यार आज याद करो फिर कल भूल जाओ, फिर याद करो फिर भूल जाओ, ये क्या मजाक हो गया। मतलब 3-3 4-4 घंटे लेकर के वोकैबुलरी बैठ के पढ़ना, और भी तो सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर इंग्लिश में वोकैबुलरी ही पढ़ते रह गए, फिर बाकी सब कब पढ़ेंगे। तो बहुत बार क्या हुआ, गुस्से से छोड़ दिया, ये सोच के बात होगा नहीं, झूठ मूठ का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वोकैबुलरी हो नहीं सकता। लेकिन ये चीज हो गया साइकोलॉजिकल, ठीक है, दिमाग में चला गया कि नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, मैं समझा सकता हूँ चीजों को, समझ सकता हूँ चीजों को, रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज नहीं, मिल तो जाता है, हिंदी में कोर्स मिलना कैसे मुश्किल है। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ आ गया, चैट जीपीटी वगैरह सब है, इंग्लिश में कंटेंट उठा के लाइए कहीं से, मतलब कोई पीडीएफ उठा करके लाओ और उसको फिर बोलो कि चैट जीपीटी को भैया इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो, आपको देखो कितना अच्छा हिंदी में नोट्स दे देगा। ठीक है, बस ये थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब पता है जब मतलब जैसे एक बार जब पेपर 16 वाला, जब एसएससी वाला मेरा जो क्लियर नहीं हुआ, तो दिमाग में गया, प्रेशर भी था, फादर थे नहीं उस समय मेरे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी बहुत पहले, तो लगा यार करना तो पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या बोलूंगा घर जाकर के कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो अब मॉर्निंग में उठता उठता था कितने बजे, तकरीबन वही 5 बजे आसपास, दिल्ली में रहता तो 5 बजे उठता था, उठ करके छत पे चला गया, और मतलब एक चीज दिमाग में बैठा लेना, मतलब कुछ भी है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, वो चीज सोचना ही नहीं है, नहीं रट्टा मारना है चाहे जो हो जाए, 2 घंटा 3 घंटा रट्टा मारना है, और ज्यादा नहीं मारना, 10 वर्ड्स को ही करना है। अब 10 वर्ड्स घूमते घूमते टहलते टहलते, मतलब जैसे होता है ना बच्चे की तरह लर्न करना है। ठीक है, अब ये बहुत बार जैसे जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़ा अजीब लगता है, बच्चा जैसा कौन पढ़ता है,
ऐसे देखकर, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको बच्चे जैसे करनी पड़ेंगी यहाँ पे। मतलब जब भी लर्निंग की बात होगी ना, तो एकदम छोटे बच्चे के जैसे, एकदम जो जैसे छोटा बच्चा चुपचाप से सुन के सीखता है ना, मैंने वहां से सीखा कि अगर आप लर्निंग स्टेज पे हो कभी भी, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, ठीक है, हो सकता है आप 2 बच्चों के फादर बन जाओ या हो भी, ठीक है, लेकिन जहां लर्निंग की बात आती है ना, तो वहां पे आप छोटे बच्चे की तरह जब आप सीखोगे तभी वो चीजें यहां जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, लर्निंग करते समय एकदम छोटा बच्चा बन करके लर्न करना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने करा, 10-15 दिन लगा मुझे, ठीक है, वो फ्लो मेंटेन करने में। तो उसके बाद पता चला कि 200-300 वोकैबुलरी याद हो गई। मतलब ऐसे अगर बोलोगे ना तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जैसे वो वर्ड आ रहा है तो उसका क्या मतलब होगा वो निकल जा रहा था। ठीक है, तो मतलब उस समय रियलाइज हुआ कि मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आप अपने आप को हैबिचुअल बनाओगे तो हम लोगों की बॉडी ऐसी है, माइंड ऐसा है कि वो एडप्ट कर ही जाता है कभी ना कभी। नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई वगैरह सब दिल्ली से ही हुई है। ठीक है, प्रिपरेशन भी दिल्ली से ही करा है। तो कोविड के समय फिर घर आया हुआ, तो फिर यहीं से सारा कुछ है। एक टीम दिल्ली में ही बैठती है, टेक्निकल टीम सारी दिल्ली से ही है। ठीक है, स्टार्ट भी दिल्ली से ही हुआ है सब कुछ। ठीक है, चलो, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का जो मेन फोकस है, मेन फोकस क्या है कि जो वर्कर्स की जो साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स जो होती हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन फोकस होता है। अब ये फुलफिल होगा वो कैसे होगा, तो ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है। ठीक है, यहां पे कोऑपरेशन को इंपॉर्टेंट दिया गया है। कोऑपरेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को समझना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात करी गई है यहां पे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो वर्कर्स के सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जो वर्कर्स जो है सेटिस्फाइड होने चाहिए, मतलब जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे उनका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स जो है, जो पार्टिसिपेशन है, मतलब अगर मान लो किसी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं तो उनको अपना पार्टिसिपेशन, मतलब ये फील होना चाहिए कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं। ये कब पॉसिबल होगा, जब डिसीजन मेकिंग के बारे में जब उनको हिस्सा बनाया जाएगा। मतलब अगर इंडस्ट्री है, वो अगर कोई डिसीजन ले रही है, अगर वर्कर से वहां पे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ कि तुम लोगों के लिए ये मशीन ठीक है या नई मशीन में इस तरह नई मशीन जो है लाना जरूरी है, तो मतलब वर्कर से पूछा जा रहा है, मतलब उसको वैल्यू दी जा रही है कहीं ना कहीं। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इसी के ऊपर में बात करता है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मेरा इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। अब कोई खास नहीं है, एक इंस्टीट्यूशनल बचा हुआ है, एक सिस्टम थ्योरी बचा हुआ है, और एक पावर रिसोर्स थ्योरी, 3 है। क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, न्यू लिबरल, ठीक है, हो गया खत्म। ठीक है, चलो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हो गया। नेक्स्ट है मेरा इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी जो है, ठीक है, ये कहता है कि भाई जो ट्रेड यूनियन है, ये ट्रेड यूनियन एक्चुअल में एक लीगल फ्रेमवर्क है। ठीक है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्कर्स वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रमोट करता है। मतलब कुछ स्पेशल बात नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है ना इस पे, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो आपका ट्रेड यूनियन है वो एक्चुअल में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लीगल फ्रेमवर्क्स पे काम करता है। मतलब पूरा का पूरा लेजिटिमेट होगा, ट्रेड यूनियन पूरा का पूरा लेजिटिमेट होगा, जो लीगल चीजें हैं उस पे काम करेगा। यहाँ पे इलीगल बोल करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो वर्कर्स जो भी काम करेंगे या जो भी प्रेशर बनाएंगे एम्प्लॉयर पे, वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इस चीज को एक बार रीड कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज ट्रेड यूनियन। ठीक है, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब ये जो है एम्फेसाइज करता है कि एक्चुअल में जो ट्रेड यूनियन जैसा कुछ अगर है तो वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशन है एक्चुअल में। ठीक है, ट्रेड यूनियन इन शेपिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, according to this theory trade unions are important in creating stable, ठीक है, ट्रेड यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्योंकि एक स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, इसके द्वारा। ठीक है, स्टेबल, स्थाई, प्रेडिक्टेबल मतलब फ्यूचर क्या होगा एम्प्लॉयमेंट का, फ्यूचर क्या होगा मतलब जैसे मान लो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं बहुत सारे, ठीक है,
अगर मेंबर्स बहुत सारे हैं और इसके बीच में यूनिटी है तो एम्प्लॉयर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वो किसी एक को बोल नहीं सकता कि भाई तुमको निकलना पड़ेगा यहां से, बाकी सब बोलेंगे भाई क्यों निकाला, बताओ ये तो हमारा मेंबर है। समझ में आया? तो स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक प्रेडिक्टेबल आ गया ना कि मतलब अगर कोई इसका मेंबर है तो उसका जॉब स्टेबल होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसको कभी भी निकाल देगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक को निकाला तो बाकी सब बोलना शुरू करेंगे कि ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, ये कौन सा लीगल टर्म हो गया? तो अब कहां से हो? WP से, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ पे। प्रमोटिंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, और क्या ये प्रमोट करता है? सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज है, वो प्रिजर्व होने चाहिए, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। प्रोवाइडिंग अ वॉइस फॉर वर्कर्स इन आर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, ये बता दिया है, एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड प्रमोटिंग। बस पढ़ लेना एक बार, हो जाएगा, कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, बस इसमें ध्यान में रखने वाला सिर्फ ये पॉइंट है कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल थ्योरी क्या कहता है। तो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी कहता है कि जो ट्रेड यूनियन होगा वो एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करेगा। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब जो लीगल फ्रेमवर्क जो फॉलो करता है। ठीक है, तो जो ट्रेड यूनियन जो होगा वो लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करेगा, और बेसिकली जो इसका पर्पस होगा, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड यूनियन का जो पर्पस है वो क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट स्टेबल रह सके, प्रेडिक्टेबल रह सके। स्टेबल का मतलब स्थायी हो सके, प्रेडिक्टेबल मतलब फ्यूचर हमें पता हो। ठीक है, अगर हमने ज्वाइन करा है इस ट्रेड यूनियन को और एक इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं तो हमें पता है कि भाई जब तक इस ट्रेड यूनियन का हम लोग मेंबर है तब तक हमें निकाला नहीं जा सकता बिना, मतलब जैसे होता है ना कोई भी इलीगल एक्टिविटीज जब तक हम करते नहीं है तब तक ऐसा नहीं कि अपना मनमाना तरीके से कोई भी निकालते, वो चीज नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड प्रोवाइडिंग ए वॉइस फॉर वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को एक वॉइस देता है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस में उसकी हेल्प करता है। बस एक बार रीड कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी खत्म हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला जितना था वो बहुत अच्छे से क्लियर करा है, और वो इंपॉर्टेंट है सिस्टम थ्योरी। देखो सिस्टम थ्योरी क्या कहता है? सिस्टम थ्योरी कहता है कि जो डिफरेंट एक्टर्स है, एक्टर्स बता दिया है, मॉर्निंग में भी सभी ने बता दिया होगा आप सभी को। ठीक है, जो जिन्होंने पहले क्लास लिया हुआ है। ठीक है, सिस्टम थ्योरी क्या कहता है? सिस्टम थ्योरी एम्फेसाइजेस द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट एक्टर्स। जो अलग अलग एक्टर्स होते हैं जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एजेंट या एजेंसी, जो भी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब डिफरेंट एक्टर है, ये सभी क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। मतलब यहां पे कहने का ये है, जैसे हम लोगों ने सिस्टम थ्योरी जो है पहले भी पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी पढ़ा हुआ है। तो मतलब यहां पे क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? एक्चुअल में एक सिस्टम है, तो उसी से यहां पे निकला है सिस्टम्स थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन जो है वो क्या है? एक सिस्टम है बेसिकली। और ये किस तरीके का सिस्टम है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो अलग अलग एक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रेड यूनियंस आर इंपॉर्टेंट इन प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इन क्रिएटिंग अ मोर हार्म। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, बस वही चीज है, मतलब जो पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इतने देर से जो हम लोग अभी जो ज्ञान ले रहे हैं ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रेड यूनियंस आर इंपॉर्टेंट इन प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स and government agencies and in creating a more harmonious and productive workplace. ठीक है, the system theory emphasizes the importance of feedback, adaptation and coordination, creating a dynamic and responsive industrial relation system. अब थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है इस लाइन में आप लोगों को दिक्कत हो। ठीक है, एक्चुअल में जो सिस्टम थ्योरी है वो किस चीज पे एम्फेसाइज करती है? तो सिस्टम थ्योरी एम्फेसाइज करती है कि जो फीडबैक है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई ट्रेड यूनियन का पार्ट है, ठीक है, तो एक्चुअल में जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स का फीडबैक जरूरी है। या फिर जो अगर ट्रिपरटाइट अगर हम लोग ले लें ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका एम्प्लॉयर भी हो गया, एम्प्लॉय भी हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो गई, सबका फीडबैक इंपॉर्टेंट है। फीडबैक का मतलब क्या हुआ?
मतलब वो एक्चुअल में क्या सोच रहा है, ठीक है, ट्रेड यूनियन के बारे में, जो मेंबर्स है, जो एसोसिएशंस है, उस एसोसिएशंस के बारे में क्या सोच रहा है, वो कितना लेजिटिमेट है, उन सभी का फीडबैक एक जरूरी है, ठीक है। एडेप्टेशन मतलब जैसा माहौल है या जैसी इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन को ढलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए एडेप्टेशन बहुत कुछ कह रहा है यहाँ पे। एडेप्टेशन का मतलब होता है जैसे ओके ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एडेप्टेशन का मतलब है कि जैसे मान लो अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में भी देखा था, जैसे मान लो कि जो इंडस्ट्री है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो ट्रेड यूनियन का जो एनवायरनमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। आप बोलोगे हाँ क्योंकि वर्कर्स भी उसी टाइप के होंगे, ठीक है। लेकिन वही जो अगर मान लेते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है वो एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी की है, ठीक है, आईटी कंपनी से जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे जो है वर्कर्स नहीं होंगे, वहां पे एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनका एक अलग कल्चर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन अलग तरीके से काम करेगा। तो मतलब जैसा नेचर होगा काम का उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड यूनियन होगा वो एडेप्टिव होगा, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन इन क्रिएटिंग अ डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेटिंग सपोर्टिंग कह सकते हो, मतलब एक दूसरे को लेकर के चलेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ काम करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, सिस्टम थ्योरी में यही था। नेक्स्ट आते हैं पावर रिसोर्स थ्योरी, ठीक है। देखो पावर रिसोर्स थ्योरी क्या कहता है, शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेना। देखो ये पहले भी इस तरह की चीजें आई है। पावर रिसोर्स थ्योरी ये कहता है कि भाई पावर इंपॉर्टेंट है, पावर इंपॉर्टेंट है मतलब, पावर इंपॉर्टेंट है मतलब हो गया कि जिसके पास ज्यादा पावर है वो डोमिनेट करता है हमेशा। अगर मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बात करेंगे तो आप अगर नॉर्मल लेवल पे या नेचुरल लेवल पे देखोगे, ठीक है, मतलब अगर सारे जो फैसिलिटीज है, ट्रेड यूनियन हो गया या फिर जो लॉज हैं गवर्नमेंट के, इन सब को साइड कर दो, सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को देखा जाए तो दोनों में पावरफुल कौन है? बहुत सिंपल सा है, एक सब मतलब तुरंत अंदर से निकल जाएगा कि एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि वो बॉस है। आप कितने भी आपके पास लीगल टर्म्स आ जाएं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कंपनी में घुसोगे और आपके सामने बॉस आ जाए तो आप उसे ऐड के नहीं बोल सकते, ठीक है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं पावर उसके पास है, ठीक है। तो इस पावर को कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है, मतलब उसके पास पावर है तो ये नहीं कि मेरे साथ वो कुछ भी करके निकल जाए, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन वर्कर्स के लिए एक समझ लो एक तरीके का एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा एसोसिएशन है कि वर्कर्स अगर उसका मेंबर बन जाता है तो कहीं ना कहीं वर्कर्स के पास भी एक पावर आती है जिसके द्वारा वो जो क्या बोलेंगे, जो ऑनर है, जो एम्प्लॉयर है, उसके पावर्स को कंट्रोल किया जा सके। अगेन वन सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, फिर से बोलते हैं। पावर रिसोर्स थ्योरी क्या कहता है? पावर रिसोर्स थ्योरी कहता है कि ट्रेड यूनियन एक्चुअल में एक ऐसा एसोसिएशन है कि इसके जो भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स के पास एक ऐसी पावर होगी जिससे वो एक्चुअल में जो ऑनर है या जो एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर के पावर्स को कंट्रोल कर सके, ठीक है, ताकि एक इक्विटेबल सोसाइटी या इक्विटेबल जस्ट सोसाइटी, जस्ट मतलब जस्टिस हो गया, जस्टिस वाली सोसाइटी जो है बनाई जा सके, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हुआ ये थ्योरी? बताओ। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। ठीक है, ये थ्योरी किस किस चीज पे फोकस करता है? ये थ्योरी फोकस करता है कि एम्फेसाइज ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग पे फोकस करता है, स्ट्राइक के बारे में बात करता है, ठीक है, एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट एक्शंस, मतलब जिसके द्वारा डायरेक्ट एक्शन, ऑब्वियस है ना, जब पावर होगी तो वहां पे कुछ डिसीजंस जो होंगे वो स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। क्लियर सर? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इस तरह से पूछ ले कि स्ट्राइक जो है एक्चुअल में मतलब ट्रेड यूनियन की वो कौन सी थ्योरी है जो स्ट्राइक के बारे में बात करती है, तो पावर रिसोर्स थ्योरी, ठीक है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, इसको मिस नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, द पावर रिसोर्स थ्योरी एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, सच एज मेंबरशिप साइज,
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइनिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, देखो इस लाइन का मतलब समझो। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझो, ये लाइन क्या कह रहा है। तो ये लाइन कह रहा है जो पावर रिसोर्स थ्योरी है वो एम्फेसाइज करती है, एम्फेसाइज कर रही है, प्रभाव डाल रही है, या फिर मतलब बल दे रही है किस चीज पे, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस जो है, ठीक है, जो रिसोर्सेस है उसकी क्या वैल्यू है, इस चीज पे वो बल दे रही है। सच एज, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, सच एज मेंबरशिप साइज, मतलब जो ट्रेड यूनियन है, अगर ट्रेड यूनियन में 10 लोग हैं और एक ट्रेड यूनियन है जिसमें 10,000 लोग हैं, तो जो एम्प्लॉयर कम्युनिटी होगी वो किससे डरेगी, तो ऑब्वियस है वो इससे डरेगी क्योंकि इसके पास भीड़ है। ठीक है, एक बार स्ट्राइक पे निकल गए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये किस चीज पे बल दे रही है, एम्फेसाइज कर रही है कि रिसोर्स किसके पास ज्यादा है। और चूंकि यहाँ पे रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, रिसोर्स अगर हम लोग वर्कर्स के साइड से देखें तो रिसोर्स क्या हो गया, मेंबरशिप का साइज। क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन की बात करेंगे तो ट्रेड यूनियन में लोग आकर के मेंबर बन रहे, अगर 5-10 मेंबर है तो अगर मतलब बड़ी कंपनी हुई तो चल गए तो कोई मतलब नहीं बनता, उसकी जगह पे दूसरे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन साइज बड़ा हो गया इसका मतलब पावर्स इसके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, मतलब इस ट्रेड यूनियन, देखो ट्रेड यूनियन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ वर्कर्स रहेंगे। ठीक है, एक वॉलंटियर सर्विस है तो कोई भी आकर के इसका मेंबर बन सकता है। अगर मेंबर में सपोज करो कुछ ऐसे लोग आ गए जैसे सोशल वर्कर आ गए या कोई बहुत इमिनेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के, ठीक है, वो आकर के मेंबर बन गए, तो ऑब्वियस है ना कि जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मिला इसको, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिल गया, तो इसके पास पावर्स आ गई। ठीक है, एम्प्लॉयर जो कम्युनिटी होगी वो चू तक नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ऐसा पावर है कि जिससे वो एम्प्लॉयर कुछ भी इधर उधर करता है ना तो उसके खिलाफ जा सकता है, एक लीगल एक्शंस लिया जा सकता है। ठीक है, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अभी बता दिया। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब पॉलिटिकली जो है वो कितना इन्फ्लुएंस है। ऑब्वियसली ज्यादा पावर होगा तो सिंपल है, मतलब ज्यादा लोग हैं, सारा डिपेंड करता है मेंबर्स स्ट्रेंथ कितनी है, ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, ज्यादा मेंबर्स है तो ऑब्वियस है वो सभी लोग इस चीज को नोटिस करेंगे कि ज्यादा पावर है। मतलब ये एक ऐसा ट्रेड यूनियन है जो अगर एक बार उतर जाए कि नहीं मुझे स्ट्राइक करना है तो गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी। देखो क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी क्या कहता है, क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी कहता है, ठीक है, ट्रेड यूनियन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रगल। ठीक है, ट्रेड यूनियन जो है एक्चुअल में वो क्या है, एक पार्ट है किसका, एक ब्रॉडर, एक बड़े स्ट्रगल का, ऑफ फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो अब जहां सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी आ गया तो ये किसको सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, मार्क्स थ्योरी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बस अब ये चीज जरूरी नहीं कि ये लिखा हो तभी समझो। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी को कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा ट्रेड यूनियन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल है दो कम्युनिटी के बीच में उसके जो बड़े रूप को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि सोशल जस्टिस हो सके, इक्वालिटी आ सके। ठीक है, तो किसको सपोर्ट कर रहा है, सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मेंशन नहीं है, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी ना, मतलब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा वही इस पेपर को क्लियर कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना मतलब आपको ये चीज जब आप पढ़ोगे, खुद से भी पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज कि अगर ये लाइन मेंशन करा हुआ है यहाँ पे तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ वहां पे एग्जामिनेशन हॉल से निकल के मुंह बना करके नहीं आना है, यहाँ पे सर ने नहीं बताया ये चीज। ठीक है, वो चीज यहाँ पे समझना है यार, ये सब चीज क्या लिखना, इतना पढ़ा दिया है कि आपको बहुत सारी चीजें अपने आप गेस कर सकते हो। ठीक है, कि ये चीजें ऐसे होती हैं। ठीक है, according to this theory trade unions are a means of challenging existing powers structure
and promoting a more democratic and equitable workplace. ठीक है, the critical industrial relation theory emphasizes the importance of addressing systematic inequalities such as those related to gender, race, class in order to achieve. ठीक है, एक बार पढ़ लेना, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. ठीक है, न्यू लिबरल थ्योरी. पुतिन स्माइल क्यों आ रही है तुम्हारी? देखो, नियो लिबरल थ्योरी. ठीक है, नियो लिबरल थ्योरी क्या कहता है? देखो, नियो लिबरल थ्योरी कहता है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, वो क्रिएट होंगे रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल लेबर मार्केट को. ठीक है, नियो लिबरल थ्योरी जो है वो क्या कहता है? नियो लिबरल थ्योरी कहता है कि जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो एक्चुअल में क्रिएट करता है किस चीज को? रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल मार्केट को. मतलब क्या हुआ? देखो, मतलब ये हुआ, अभी तक हम लोगों ने जितना थ्योरी पढ़ा, ठीक है, आप अभी पहले क्वेश्चन बता. अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो. अब अभी तक हम लोगों ने जितनी थ्योरी पढ़ी, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये सारी थ्योरी अभी तक, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के जितनी भी थ्योरी पढ़ी, उसमें से मोस्ट ऑफ द थ्योरीज जो है किसको एम्फेसाइज करती है? वर्कर्स को या एम्प्लॉय को? ठीक है, बताओ पहले, फिर इसको एक मिनट में ये क्लियर हो जाएगा. जल्दी से बताओ. ठीक है, जल्दी से बताओ. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितनी सारी थ्योरी पढ़ी वो एम्फेसाइज किसको, मतलब किसको लेके चल रही है? वर्कर्स को या एम्प्लॉयर को? तो बहुत सिंपल है, टॉक अबाउट वर्कर्स. ठीक है, वर्कर्स को. ठीक है, दिस इज द ओनली थ्योरी, ये इकलौती ऐसी थ्योरी है जो एम्प्लॉयर को सपोर्ट करती है. ठीक है, एक ऐसा थ्योरी जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन सा ट्रेड यूनियन का थ्योरी है जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो नियो लिबरल थ्योरी. ठीक है, नियो लिबरल थ्योरी जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है. बेसिकली इसका कहना यह है कि ट्रेड यूनियन जो है एक्चुअल में इसने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हिंडर करा है. क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्रेड यूनियन, अगर कोई वर्कर्स अगर ट्रेड यूनियन का पार्ट बन गया, ठीक है, और उसकी इफिशियंसी उतनी नहीं है जितनी जरूरत है एक इंडस्ट्री को, तो ये इसे निकाल ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, सब लोग मिलकर के हल्ला करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हुआ इकोनॉमी. ठीक है, तो अभी तक हम लोग पॉजिटिव फेज देख रहे थे, ये पहला नेगेटिव फेज दिखाने वाला है. ठीक है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड यूनियन है, ये एक जो लेबर मार्केट था, लेबर मार्केट क्या था? लेबर मार्केट का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर्स के पास ये सुविधा है कि वो जब चाहे तब अच्छे लेबर्स को या लेबर्स को हायर कर सके और जब चाहे तब उसका रिट्रेंचमेंट कर सके. ये चीज उससे छीन ली गई. अब वो अपने कंपनी के लिए, वो अपने प्रॉफिट के लिए कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकता सही से. क्यों? क्योंकि हर जगह पे एक चीज आ जाएगी कि भैया ये यूनियन का मेंबर है और इसको निकाला तो बवाल हो जाएगा फिर. ठीक है, सो न्यू लिबरल थ्योरी है. ठीक है, वो क्या कहता है? तो न्यू लिबरल थ्योरी आर्ग्यूज दैट ट्रेड यूनियंस आर अ हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ and competitiveness. According to this theory, trade unions create a rigid and inflexible labor market which limits employers' ability to hire and fire workers and adapt to changing market conditions. The neoliberal theory emphasizes the importance of deregulation. ठीक है, जो न्यू लिबरल थ्योरी है वो एम्फेसाइज करता है, किस चीज पे एम्फेसाइज करता है ये? ठीक है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ डीरेगुलेशन एंड फ्री मार्केट इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आर्ग्यूज दैट ट्रेड यूनियन
शुड हैव अ लिमिटेड रोल इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में ट्रेड यूनियन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट बना रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री के ग्रोथ को हिंडर कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, सो यहां पे आपका जितना भी थ्योरी था, ठीक है, ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ, वो कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो लाइव है अभी उनको भी देखना है, और जो रिकॉर्डेड जितना जो देखेंगे इस क्लास को बाद में, उनको भी लाइव सेशंस अटेंड करना है, क्योंकि बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, लंबा क्लास होगा एकदम, जैसा मैंने बोला हुआ है, टिफिन विफिन लेकर के बैठना। ठीक है, या तो कल होगी या फिर परसों होगी, अगले दिन होगी। ठीक है, 8 बजे से ही मैं लूंगा, ताकि जो वर्किंग है उनको प्रॉब्लम ना हो। 8 बजे से या 7:30 बजे से। ठीक है, लंबी चलेगी कल की क्लास। ठीक है, कल हुआ तो ठीक है, नहीं तो परसों होगा पूरा का पूरा, जहां पे हम लोग जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है वो कवर करेंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट सभी को। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लैपटॉप पे मैंने एडेप्टर लगाया ही नहीं है, कभी भी स्विच ऑफ हो जाए। कितने आवर्स की होगी लगभग, अब ये तो बता नहीं सकता मैं। ठीक है, मिनिमम 2-2.5 घंटा तो लगेगा ही, मिनिमम 2-2.5 घंटा लगेगा ही। 7:30 से 8:30, 9:30, 10 बज जाएगा। अगर 7:30 से लेते हैं तो 10 बजेगा, और 8 अगर बजता है तो 10:30 होने वाला है। ठीक है, या तो कल या फिर उसके अगले दिन। टेक केयर एवरीवन।